प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय में विभिन्न राजनीतिक विद्वानों की, वैज्ञानिकों की क्या परिभाषाएं हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की उत्पत्ति कैसे हुई? अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्भव कैसे हुआ? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास कैसे हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय में। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है एक प्रकार से बहुत सारे राष्ट्रों के बीच में एक ऐसा संगठन है जो उन राष्ट्रों की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से यानी अच्छे ढंग से संचालित करने में सहयोग प्रदान करता है। एक प्रकार से राष्ट्रों के आपसी संबंध है, राष्ट्रों का आपसी सहयोग है, राष्ट्रों का आपसी तालमेल है, और उसके बगैर वो जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं कर पाते। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक प्रकार की बहुराष्ट्रीय व्यवस्था है, मल्टीनेशन सिस्टम है ये एक प्रकार का, जिसमें सदस्य राष्ट्र राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सामूहिक नियमों का पालन करने के लिए सहमत होते हैं। यानी जो सामूहिक नियम बनाए जाते हैं सभी राष्ट्रों के लिए समान रूप से लागू होते हैं, और इन नियमों का पालन करने में प्रत्येक राष्ट्र का हित सुरक्षित रहता है। प्रत्येक राष्ट्र एक विशेष प्रकार की व्यवस्था के दायरे में रहता है। तो ऐसी बहुराष्ट्रीय व्यवस्था है, बहुत सारे राष्ट्रों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए सभी राष्ट्र अपनी संप्रभुता, एकता, अखंडता की भी रक्षा करते हैं, और साथ के साथ अपने राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में राष्ट्र अपनी संप्रभुता को बरकरार रखते हुए राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं। यानी ऐसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के, सामूहिक संगठन के या वैश्विक संगठन के सदस्यता ग्रहण करके भी राष्ट्रों की राष्ट्रीय हितों पर जो है किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी संप्रभुता पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में राष्ट्र किसी भी बाध्यकारी शक्ति के प्रभाव से इनकार नहीं कर सकते। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में राष्ट्र जो है कोई भी फोर्सिबल पावर है उसके प्रभाव से इनकार नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रत्येक राष्ट्र विशेष प्रकार के नियमों से, विशेष प्रकार की व्यवस्थाओं से बंधा रहता है, और जब तक वो उस संगठन का मेंबर है, उस संगठन के जो सामूहिक नियम है, कानून है, प्रथाएं हैं, रिवाज है, उनको फॉलो करना उनकी राष्ट्रों की वैधानिक जिम्मेदारी होती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सदस्य राष्ट्रों की समानता एवं स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ये नहीं देखा जाता कि कोई राष्ट्र जो है आर्थिक रूप से, भौगोलिक रूप से, जनसंख्यात्मक दृष्टि से कितना बड़ा है, कितना छोटा है, बल्कि इसमें सभी राष्ट्रों का समान महत्व रहता है। सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। सभी राष्ट्रों के लिए नियम, कानून, प्रथाएं, रिवाज, कन्वेंशन पूरी तरह से समान होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का आधार है वो सामान्य हितों की प्राप्ति है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए, राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए,
राष्ट्रों की एकता, अखंडता, संप्रभुता, स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए। इसी तरह से जब सेकेंड वर्ल्ड वार को लीग ऑफ नेशन नहीं रोक सका तो उसके जस्ट बाद थर्ड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। इसके 193 मेंबर हैं और इस संगठन की भी इसलिए स्थापना की गई थी कि राष्ट्रों की संप्रभुता सुरक्षित रहे, राष्ट्रों की स्वतंत्रता, राष्ट्रों की एकता, राष्ट्रों की अखंडता, राष्ट्रों के हित, राष्ट्रों की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित रही और किसी प्रकार से तीसरा विश्व युद्ध ना हो। इसलिए 1945 को इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय में अगर इसके इतिहास का अध्ययन करें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1867 में स्कॉटलैंड के प्रमुख विधिवेत्ता जेम्स लोरियर ने अपने भाषण में किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सामान्य अर्थ है राष्ट्रों का संगठन जो सदस्य राष्ट्रों के हितों पर आधारित है। ऐसे राष्ट्रों का संगठन जो अपने हितों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ गठबंधन करते हैं, सहयोग करते हैं, समन्वय करते हैं, तालमेल करते हैं, उसी को अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय में चार्ल्स लर्च ने भी अपनी परिभाषा दी है। उनका कहना है कि कुछ सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित राष्ट्रों के औपचारिक समूह को अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। सामान्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रों के सामान्य उद्देश्य हैं। सामान्य उद्देश्य क्या है? शांति का उद्देश्य है, सुरक्षा का उद्देश्य है, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता का उद्देश्य है, मानव कल्याण का उद्देश्य है। और इन सभी उद्देश्यों को कोई भी एक राष्ट्र मिलकर अकेला नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी सामान्य उद्देश्य हैं, चाहे विश्व शांति का हो, विश्व कल्याण का हो, विश्व सुरक्षा का हो, मानवता के हित की बात हो, ये सभी राष्ट्र मिलकर ही इस तरह के संगठन के माध्यम से कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय में टोकिन ने भी परिभाषा दी है। टोकिन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों का ऐसा संघ है जिसकी स्थापना संधि के आधार पर होती है और जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। यानी टोकिन कहते हैं कि एक ऐसा संघ है जिससे किसी संधि के आधार पर बनाया जाता है, एक समझौता होता है, नियमों और कानूनों के बारे में इसमें संबंधित राष्ट्रों की पूरी तरह से स्वेच्छा होती है, सहमति होती है, कोई बाध्यकारिता नहीं होती, कोई दबाव नहीं होता। और जिसका उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यानी एक बड़े समूह का सदस्य होते हुए भी राष्ट्र जो है अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति को जो है लगातार जारी रखते हैं, राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति को लगातार जारी रखते हैं, लेकिन उनकी पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर करते हैं। ईगल्टन ने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय में परिभाषा दी है। ईगल्टन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वतंत्र राज्यों का वह संगठित औपचारिक समूह है। संगठित है और औपचारिक, इस समूह की दो विशेषताएं हैं और उसमें क्या किया गया? विश्व में शांति व व्यवस्था बनाए रखने का लक्ष्य होता है तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समान कल्याण में वृद्धि करने के उद्देश्य से स्थापित होता है। यानी पूरी की पूरी दुनिया के कल्याण के लिए, मानवता की भलाई के लिए, विश्व शांति के लिए, विश्व सुरक्षा के लिए, पूरी तरह से जो सामान्य कल्याण है उसमें वृद्धि करने के लिए ऐसे संगठन की, ऐसे संघों की स्थापना की जाती है और ऐसे संघों को, संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। पोर्टर ने भी इस संबंध में परिभाषा देते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का काम संचार, समझौता, सहयोग को प्रोत्साहन देना है जिससे राष्ट्रीय नीतियों का अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के साथ समन्वय हो सके। यानी पोर्टर कहते हैं कि राष्ट्रीय नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का एक प्रकार से तालमेल होता है, समन्वय होता है। राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का स्वेच्छा से पालन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रकारों के बारे में बताया गया है
कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कई प्रकार होते हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण है वो है अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन संप्रभु सरकारों के मध्य सामान्य हितों की पूर्ति हेतु औपचारिक संगठन है, जैसे लीग ऑफ नेशन है। ये जो है एक प्रकार से विभिन्न सरकारों का ही संगठन है। लीग ऑफ नेशन में सभी संप्रभु राज्य हैं, स्वतंत्र राज्य हैं। यूनाइटेड नेशन है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, निर्गुट राष्ट्रों का आंदोलन। तो ऐसे राष्ट्र जो किसी राष्ट्रीय सरकार के द्वारा जिनमें शामिल हुआ जाता है, सदस्यता ग्रहण की जाती है, उनको अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दूसरा प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। यानी संगठन पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय है लेकिन सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है। किसी राष्ट्र की सरकार इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, प्रत्यक्ष तौर पर वो सहमति नहीं देती, प्रत्यक्ष तौर पर सदस्यता ग्रहण नहीं करती। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय समूहों का गैर लाभकारी है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एमनेस्टी इंटरनेशनल, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर, ग्रीन पीस। ऐसे नॉन गवर्नमेंट गैर सरकारी संगठन हैं जो किसी एक देश के नहीं, पूरी दुनिया की भलाई के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए हैं। तीसरे प्रकार के संगठन है सैन्य संगठन। सैन्य संगठन ऐसे राष्ट्रों के संगठन है जो अपने सैन्य हितों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें एक विशेष समूह की सुरक्षा और जो बचाव से संबंधित रणनीति तैयार की जाती है। सैन्य संगठन स्वतंत्र राज्यों का सामान्य सैन्य हितों की पूर्ति के लिए एक औपचारिक संगठन है। जैसे नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों का एक सैन्य संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में चौथा महत्वपूर्ण संगठन है आर्थिक संगठन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। आर्थिक संगठन राष्ट्रों के सामान्य आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु औपचारिक संगठन है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता रहित है। यानी एक प्रकार से इसका जो निर्माण है, इसकी स्थापना आर्थिक हितों के लिए की जाती है, आर्थिक उद्देश्यों के लिए की जाती है। उदाहरण के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। जितने तेल उत्पादक कंट्री है उनका यह संगठन है। अपने तेल के उच्चतम लाभों को प्राप्त करने के लिए वो ऑयल डिप्लोमेसी, तेल कूटनीति का प्रयोग करते हैं। यूरोपियन यूनियन, ये जो है यूरोपियन कंट्रियों का अपना यूनियन है, यूरो इनकी मुद्रा है, और साझे आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए यूरोपियन कंट्री ने संगठन बनाया। इसमें बिम्स्टेक है, इसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, साउथ अफ्रीका, चाइना इत्यादि संगठन जो राष्ट्र मिलकर के इन्होंने अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये आर्थिक संगठन बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पांचवें प्रकार में क्षेत्रीय संगठन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी एक क्षेत्र विशेष से, किसी एक विशेष महाद्वीप से संबंधित होते हैं। अक्षेत्रीय संगठन अक्षेत्रीय हितों की पूर्ति हेतु अक्षेत्र विशेष के स्वतंत्र राज्यों का औपचारिक संगठन है। जैसे साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क जिसे बोलते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये जो है भारत और उसके साथ पड़ोसी राष्ट्रों का संगठन है। दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना की गई थी कि भारत और इसके जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, इन राष्ट्रों के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हितों की पूर्ति के लिए इसको बनाया गया था। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, OAU, ये भी एक क्षेत्रीय संगठन है। जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनका अपना एक संगठन है जो अफ्रीकी महाद्वीप के जो हित हैं उनको पूरा करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। छठे प्रकार का है धार्मिक संगठन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक संगठन धार्मिक राज्यों के धार्मिक समूह का औपचारिक संगठन है।
यानी किसी धर्म विशेष को आधार मान करके धार्मिक हितों की पूर्ति के लिए या धर्म से संबंधित साझे हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा ऐसे संगठनों का निर्माण किया जाता है। जैसे वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरम, विश्व के जितने भी बौद्ध धर्म के प्रभाव वाले देश हैं या बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनका ये संगठन है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च, यानी ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोगों का एक संगठन है। विश्व हिंदू परिषद, पूरे विश्व में हिंदू धर्म के अनुयायियों का एक ये संगठन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC, विश्व के जो इस्लामिक कंट्री हैं ये उनका एक संगठन है जो इस्लाम की रक्षा के लिए, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसका फॉर्मेशन किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 6 प्रकार थे। अब प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की उत्पत्ति कैसे हुई, उद्भव कैसे हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान जो अवस्था है वो कैसे विकसित हुई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की उत्पत्ति में अगर देखें तो इसका इतिहास जो है बहुत ज़्यादा पुराना है। प्राचीन समय में, वर्तमान तकनीकी युग में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के स्वरूप एवं प्रभाव में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। प्राचीन काल के संगठनों को देखें और वर्तमान समय के संगठनों को देखें तो समय और परिस्थितियों के अनुसार बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। जितनी ज़्यादा विज्ञान ने तरक्की की है वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के स्वरूप में, उनके प्रभाव में बहुत ज़्यादा अंतर और विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। प्राचीन राजाओं के संघर्षशील इतिहास से पता चलता है कि राज्यों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रबुद्ध और बुजुर्गों की बैठकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान किया। वर्तमान समय में जो वैश्विक समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाता है, ऐसा ही इतिहास में भी वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सत्र के मंच तैयार किए जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय चिंतन को विकसित करने में यूनानी नगर राज्यों द्वारा विवादों का समाधान करने के लिए पंच निर्णय या बातचीत का तरीका अपनाना, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की उत्पत्ति में एक बहुत बड़ा योगदान था। प्राचीन काल में 2000 साल पहले यूनान के अंदर छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। उनके आपसी टकरावों को शांत करने के लिए पंच निर्णय का या बातचीत का तरीका अपनाया जाता था। ईसा से 600 वर्ष पूर्व युद्ध को रोकने के लिए एम्फिटियोनिक लीग की स्थापना की गई। रोमन साम्राज्य में सीजर को प्रभावशाली शासक व पोप को धर्म प्रमुख माना गया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संधि, एक समझौता, एक संगठन के रूप में या एक नियम कानून के रूप में, प्रथा के रूप में विकसित करने में इन जो प्रक्रियाएं हैं संवाद की, इनका एक बड़ा योगदान रहा। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को विकसित करने में 1000 ईस्वी में पोरियर परिषद का गठन किया गया था, जिसमें कैथोलिक शासकों ने युद्ध का विरोध करने को कहा गया। यानी एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बनाए रखने के लिए, विकास को बनाए रखने के लिए 1000 ईस्वी में पोरियर परिषद का गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1300 ईस्वी में फ्रेंच विद्वान पियरे दुबोइस ने ईसाई देशों के एकीकरण पर बल दिया और झगड़ों का समाधान पंच निर्णय व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा समाधान करने पर बल दिया। तो लगभग 1300 ईस्वी में पियरे दुबोइस ने भी इस तरह से ईसाई देशों का एक एकीकरण किया, उसके ऊपर बल दिया कि आपस में न लड़ करके अंतर्राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की जाए। सभी देशों के जो सामूहिक हित है उनको ध्यान दे करके राष्ट्रीय हितों को भी साथ में जो है पूरा किया जाए और आपस के जो राष्ट्रों के झगड़े हैं उनका समाधान पंच निर्णय द्वारा हो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा हो, इस बात पर बल दिया गया। 1460 ईस्वी में भूमिया के राजा ने विश्व राज्य की धारणा पेश की कि विश्व के सभी राज्यों को, सभी राष्ट्रों को, सभी देशों को मिला करके एक विश्व राज्य की स्थापना की जाए, जिसमें सभी राष्ट्रों का जो सफल व्यवस्था संचालन के लिए
सामूहिक नियम कानून बनाए जाएं। टर्की साम्राज्य के विरुद्ध फ्रांस, वेनिस और बोहेमिया का सैन्य गठबंधन बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों की सुरक्षा बनी रहे, राष्ट्रों के लोगों के बीच तालमेल बना रहे। 1623 ईस्वी में एमरिक रूस ने विश्व संघ का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने विश्व सभा और विश्व न्यायालय पर अपना चिंतन प्रकट किया और वहीं से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की नींव पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के औपचारिक रूप में 1648 में वेस्टफालिया कांग्रेस, द कांग्रेस ऑफ वेस्टफालिया, एक महत्वपूर्ण शुरुआत मानी जाती है। इस संधि में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय नियम, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं, एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय नियमों की शुरुआत मानी गई। इस सम्मेलन में यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों ने भाग लिया और सभी ने संगठन के लिए अपने निष्पक्ष निर्णय दिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में राजनीतिक विद्वान रूसों ने 1761 में यूरोपीय समाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पर बल दिया। रूसों ने कहा कि यूरोपीय राष्ट्रों के लिए ज़रूरी है कि वो किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन करे जिससे राष्ट्रों के सभी हित सुरक्षित रहें और राष्ट्रों का आपस में टकराव न बढ़े, शांति बनी रहे। रूसों ने यूरोपियन राष्ट्रों में स्थायी शांति के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें स्थायी संसद द्वारा राज्यों के विवादों के लिए शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय जितने विवाद थे उनका शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के द्वारा, समाधान के द्वारा, संवाद के द्वारा समाधान करने पर बल दिया गया। 1795 में कांट ने अपनी पुस्तक टूवर्ड एक्सटर्नल पीस में विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना पर बल दिया। कांट ने कहा कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करनी है, मानव कल्याण के कार्य करने हैं, राष्ट्रों के टकराव को रोकना है, राष्ट्रों की एकता अखंडता को बनाए रखना है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करनी होगी। कांट ने इस पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय संस्था के लिए नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता के महत्व को रेखांकित किया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था तभी बनी रहेगी जब इसके पीछे नैतिकता का आधार हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास क्रम में 1815 की वियना कांग्रेस का ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस सम्मेलन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आधारशिला रखी गई। इस सम्मेलन में राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार, समुद्र व्यापार, मानव अधिकार, सुरक्षा पर व्यापक चिंतन मनन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास में इस चरण का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को विकसित करने में अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1875 में राष्ट्रों के मध्य संबंधों को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक संगठन की स्थापना की गई। इस संघ में 22 राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डाक व्यवस्था में एकरूपता बनाने का प्रयास किया। यानी 1875 में राष्ट्रों के बीच कागजी संवाद को स्थापित करने के लिए डाक की व्यवस्था की गई ताकि राष्ट्रों के बीच तालमेल बना रहे, राष्ट्रों के बीच समन्वय बना रहे, राष्ट्रों के बीच टकराव जो है वो उत्पन्न हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में 1899 और 1907 के एक सम्मेलन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन सम्मेलनों में युद्ध के नियम बनाए गए, थल युद्ध के, जल युद्ध के और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास पर बल दिया गया कि विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है तो युद्ध के भी नियम होने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के परस्पर सफल व्यवहार के संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, अंतर्राष्ट्रीय कानून होने चाहिए। तभी राष्ट्रों के बीच टकराव कम हो सकता है, तनाव कम हो सकता है, युद्ध या युद्ध जैसी स्थितियों को रोका जा सकता है। प्रथम एक सम्मेलन का आयोजन रूस के सम्राट निकोलस द्वितीय द्वारा 18 मई 1999 को किया गया, जिसमें 26 राष्ट्रों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में राष्ट्रों ने चिंतन करके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पंच निर्णय पर बल दिया। इस सम्मेलन में स्थल युद्ध के नियम पारित किए गए और समुद्री युद्ध के लिए जिनेवा कन्वेंशन को स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रों के बीच एक प्रकार से तालमेल स्थापित करने के लिए कुछ नियम व्यवस्थाएं बनाई गई।
उसके बाद द्वितीय हेग सम्मेलन हुआ। द्वितीय हेग सम्मेलन 1907 में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 44 राष्ट्रों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में राष्ट्रों ने युद्ध से संबंधित नियम पारित किए, जैसे जल स्रोतों को विषाक्त बनाने पर रोक, जितने भी जल स्रोत हैं पब्लिक के लिए हैं उनमें कोई जहर न डाले, जितने भी बंदी बनाए गए लोग हैं उनके साथ उचित व्यवहार होना चाहिए, युद्ध की शुरुआत के कुछ नियम होने चाहिए, सथल युद्ध के नियम तय किए गए, तटस्थ राज्यों के अधिकार एवं कर्तव्यों पर ध्यान दिया गया, युद्ध शुरू होने के बाद की स्थिति के लिए नियम बनाए गए कि युद्ध के बाद जो है कोई घायल सैनिक है या शहीद है उनके शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, समुद्री सुरंग गोलाबारी के नियम, समुद्री युद्ध के नियम इत्यादि इस सम्मेलन में तय किए गए। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो विकास चरण है वो ज़्यादा मजबूत हो। अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में 1905 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस संस्थान द्वारा कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना, उसका आदान प्रदान करना, उपज बढ़ाने एवं भंडारण के तरीके, प्राकृतिक व अप्राकृतिक आपदाओं से कृषि को बचाना, खाद्य पदार्थों को पूरा करने के उपाय खोजना था। इस कृषि संस्थान के द्वारा कृषि क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया गया। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्भव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में वैधानिक व व्यापक दृष्टि से लीग ऑफ नेशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसे राष्ट्रों का संघ कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 1 करोड़ की मृत्यु हुई और 3 करोड़ लोग घायल हुए। इस युद्ध में 1,87 अरब डॉलर खर्च हुआ। युद्ध की विभीषिका को ध्यान में रखते हुए 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया कि किसी तरीके से सेकंड वर्ल्ड वार ना हो, जन धन की हानि ना हो, विश्व के राष्ट्रों की, विश्व के लोगों की शांति सुरक्षा बनी रहे, संप्रभुता बनी रहे, इसके लिए लीग ऑफ नेशन राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई, जो उस समय का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। इसकी अधिकतम संख्या लगभग 62 रही। अमेरिकन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को राष्ट्रसंघ का जनक माना जाता है, जिन्होंने 8 जनवरी 1918 को 14 सूत्री शांति कार्यक्रम पेश किया। राष्ट्रसंघ की प्रस्तावना में कुल 26 अनुच्छेद दिए गए। राष्ट्रसंघ की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सहयोग, युद्ध न करने पर सहमति, राष्ट्रों में न्यायपूर्ण संबंध व विवेकपूर्ण सम्मान बनाए रखने पर बल देता है। तो इस प्रकार ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 1920 में जाकर के वैधानिक तौर पर किसी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जन्म होता है, जो उस समय का विश्व का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वार ना हो, दुनिया के सभी राष्ट्रों की शांति सुरक्षा बनी रहे, राष्ट्रों की एकता अखंडता बनी रहे और मानव कल्याण हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के बीच तालमेल, समन्वय, बंधुत्व की भावना कायम हो। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उद्भव कैसे हुआ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक इसके विकास चरण क्या रहे, इससे जुड़ा आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।